नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो सेल है वो कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। हमने ये भी देखा कि जो इनएनिमेट और एनिमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हमने ये देखा कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। और आज हम लोग अपने डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिएगा हम लोग डिस्कवरी ऑफ द सेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब डिस्कवरी ऑफ सेल की बात होती है तो हम लोग बहुत पुराने समय पे जाएंगे और जिस समय में माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था। उस समय कुछ साइंटिस्ट हुआ करते थे जो कोशिकाओं का अध्ययन करते थे, लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं होने की वजह से वो लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को उतना ज्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, कोशिकाओं के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना बहुत इजी हो गया। जिस समय माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो रहा था उसी समय एक वैज्ञानिक हुए जिन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे, यहीं से हम डिस्कवरी ऑफ सेल की कहानी शुरू करेंगे। तो चलिएगा हम कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो रॉबर्ट हुक भाई साहब से कैसे शुरू हुई। देखिए, फर्स्ट टाइम सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो सेल था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले जिसने स्टडी किया, जिसने पहचाना, उनके नाम था भाई रॉबर्ट हुक। तो वो थे हमारे पास रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। अब देखो भाई, सबसे पहले माइक्रोस्कोप से स्टडी करना आसान हुआ था। उसी समय रॉबर्ट हुक एक प्लांट सेल को स्टडी कर रहे थे। आप सभी जानते होंगे जो प्लांट होता है उसके जो बाहर में, पेड़ के बाहर में जो छाल होती है उससे बनता है कॉर्क। तो जो रॉबर्ट हुक भैया थे वो क्या कर रहे थे, स्पेनिश ओक ट्री एक पेड़ होता है, स्पेनिश ओक ट्री के कॉर्क को इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्लाइस में कट किया। और जब इन्होंने छोटे छोटे स्लाइस में उस पेड़ के कॉर्क को कट करके माइक्रोस्कोप में फिट किया और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको अच्छे से देखा तो उनको जो स्पेनिश ओक ट्री का जो कॉर्क था उसकी जब उन्होंने स्ट्रक्चर को देखी तो वो स्ट्रक्चर कुछ हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसे दिखने लगी। मधुमक्खी का जो छाता होता है वैसा उसका स्ट्रक्चर दिखने लगा। तो बात यहां पास ये आती है कि जो कॉर्क सेल है वो क्या है, प्लांट सेल है। लेकिन ये जो कॉर्क है ये प्लांट सेल तो है, लेकिन ये कैसा है, डेड प्लांट सेल है। डेड प्लांट सेल है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस कॉर्क सेल में एब्सेंट होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और क्या हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसको मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और हमने ये भी देखा कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। मतलब हम कह सकते थे कि अ सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज दी प्रोटोप्लास्ट। तो जो इन्होंने क्या किया, जो हनीकॉम्ब की स्ट्रक्चर देखी कि इसके अंदर जो कॉर्क की सेल इन्होंने पतली पतली स्लाइस में काटा था उसको जब इन्होंने स्टडी किया तो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसे उनको दिखने मिला। लेकिन जो कॉर्क सेल होती है, जो छाल होती है पेड़ की, वो कैसी होती है, डेड प्लांट सेल होती है। उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। चलिएगा और आगे देखते हैं। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने स्पेनिश ओक के कॉर्क में
जो सेल देखी उस सेल की स्ट्रक्चर कैसी दिख रही थी, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसे दिख रही थी, जो कि एक क्या है, डेड प्लांट सेल है। देखिए आगे जो सेल है, जो सेल वर्ड है, जो सेल वर्ड है, ये जो सेल वर्ड है ये स्पेशली लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड सेल्यूला से डिराइव किया गया है। जिस वर्ड का मतलब होता है, जो सेल्यूला वर्ड है वो एक क्या है, लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स और बॉक्स। तो छोटे छोटे मधुमक्खी के जो छाते होते हैं उनमें छोटे छोटे बॉक्स या फिर कंपार्टमेंट के रूप में इनको देखने को मिला। किसके, कॉर्क के सेल को जब इन्होंने देखा। अब हमको आगे जाएंगे तब पता चलेगा कि जो इन्होंने देखा, जो रॉबर्ट हुक भैया ने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तब इन्हें जो सेल दिखी वो वास्तव में कंप्लीट सेल था ही नहीं, वो कंप्लीट सेल था ही नहीं। जो इन्होंने देखा वो वास्तव में सेल नहीं, सेल वॉल था, और जो सेल वॉल था उसके अंदर के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, मतलब प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर न्यूक्लियस, ये सभी प्रोग्राम मिला के क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो यहां पास प्रोटोप्लास्ट क्या था, एब्सेंट था। देखिए यहां पास कह रहा है कि एक्चुअली द सेल्स ऑफ हुक वर सेल वॉल्स। किसको देखा उन्होंने, सेल वॉल को देखा, इनक्लोजिंग स्पेसेस लेफ्ट बाय डेड प्रोटोप्लास्ट। जो हमारे पास देखिए ये सेल है, इस सेल के अंदर हमने क्या बनाया है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये है अपना न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो सेल वॉल को छोड़ के जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट। तो हमने क्या किया, इसने जो देखा, जो स्ट्रक्चर देखा वो कुछ ऐसा था, है ना, उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा वो कुछ ऐसा था, तो उनको जो दिखा वो था हमारा सेल वॉल, सेल वॉल था, और इसके अंदर में जो भी मटेरियल था वो तो वहां से गायब हो गया था क्योंकि वो डेड हो गया था। तो ये इनको दिखा क्या, ये पूरा सेल वॉल बस दिखा, इसके अंदर का मटेरियल क्या था, उसके अंदर एब्सेंट था। तो इसीलिए कह रहा है कि एक्चुअली द सेल्स ऑफ हुक वर सेल वॉल्स इनक्लोजिंग स्पेसेस लेफ्ट बाय डेड प्रोटोप्लास्ट। तो ये बात आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ जो हुक थे उन्होंने क्या किया कि जो सेल है उसके स्पेसिफिक जो वर्क है, सेल का काम क्या है, उस चीज को वो लोग नहीं बता पाए। देखिए he did not know the significance है ना, and regarded passage for conducting fluid। इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी, यहां पर जो सेल वॉल देखी जिसको वो लोग कह रहे थे क्या, सेल, उसकी, उसके फंक्शन को, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको वो नहीं बता पाए। उन्होंने कह दिया कि ये जो मटेरियल है हमारे पास ये क्या है, पैसेज फॉर कंडक्टिंग फ्लूइड, मतलब फ्लूइड मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम आता है, ऐसा उन्होंने कह दिया। चूंकि इन्होंने कंप्लीट सेल को स्टडी ही नहीं किया, इन्होंने जो स्टडी किया वो क्या था, सेल वॉल था। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हो गई बात हमारी रॉबर्ट हुक के बारे में। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया कॉर्क, स्पेनिश ओक के कॉर्क में। अब देखिए ये तो था डेड सेल, कैसा था, डेड सेल को स्टडी किया। अब यहां पास क्या है कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को स्टडी करने वाले एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल्स होती हैं उनकी स्टडी की। किससे किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्कोप उस समय डेवलप हो चुका था, तो माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप के साथ इन्होंने क्या किया, स्टडी किया होगा। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल देखा वो था बैक्टीरिया। क्या था हमारे पास, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के साथ साथ इन्होंने प्रोटोजोआ की स्टडी की। इन्होंने जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो आरबीसीज होती हैं,
उसकी भी इन्होंने क्या की, स्टडी की, और इन्होंने स्पर्मेटोजोआ की भी क्या की, स्टडी की। तो आपसे पूछेगा अगर कभी कि फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, अगर बोल दिया तो आप बताएंगे कौन, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की स्टडी की। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में बेसिकली रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में ही बात किया गया है। हम लोग यहां पास देखते हैं जो रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, क्या नाम था इनका, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या किया, जो सेल होती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया। और इन्होंने चीज जब डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, तो ये स्टडी कर रहे थे एक पेड़ के ऊपर, वो था ऑर्किड। ऑर्किड नामक पेड़ था, उसकी जब ये रूट को स्लाइस में काट के स्टडी कर रहे थे, तब इनको मिला न्यूक्लियस। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिसमें से पहले वैज्ञानिक का नाम था मैथियस क्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था थियोडर श्वान। तो चलिएगा हम लोग सेल थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में सेल थ्योरी क्या है। देखिए जो सेल थ्योरी है वो दिया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें से पहले वैज्ञानिक का नाम था मैथियस क्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था थियोडर श्वान। अब यहां देखिए हम दोनों वैज्ञानिक को सेपरेटली स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला वैज्ञानिक है मैथियस क्लाइडेन। मैथियस जो क्लाइडेन था, है ना, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे ये, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब ये प्लांट्स की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, 1838 में 1838 में ये तो स्पेशली स्टडी करते थे किसमें, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ये करते थे, ठीक है। जो हमारे पास मैथियस क्लाइडेन है, ये क्या करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को ये क्या करते थे, स्टडी करते थे। अब ये स्टडी करते गए तो इन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई, इन्होंने कुछ नियम बताए कि क्या इनकी स्टडी से इनको प्राप्त हुआ। देखते हैं। देखिए इन्होंने जब विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं सभी प्रकार की प्लांट्स। मतलब हर प्लांट के अंदर एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट का कोई पार्ट किसी और सेल से बना है, कोई पार्ट किसी और सेल से बना है, कोई टिश्यू अलग बना है। इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर क्या बना है, प्लांट बना है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ने क्या किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जब मिल जाती हैं तो ये लोग बनाती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, और डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज क्या बनाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स क्या करती हैं, उस ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, उसकी लाइफ को चलाने में हेल्प करती है। जो चीज हमने लेक्चर 1 में देखा है कि सेल का फॉर्मेशन, सेल से एक कंप्लीट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए अगर देखते हैं, यहां पास बोल दिया कि सभी जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनता है कंप्लीट होके ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, कंप्लीट प्लांट बॉडी बनती है। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया और बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज बनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे एक प्लांट बॉडी का, एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। पहली चीज। अब हम लोग देखेंगे दूसरे वैज्ञानिक के बारे में, जो थे हमारे पास थियोडर श्वान। ये कौन थे, ये कौन थे भाई,
ब्रिटिश के थे। ये कहां के थे? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब ये एनिमल्स को स्टडी करते थे। लेकिन इनके बारे में एक खासियत और है कि ये जूलॉजी तो स्टडी करते थे, उसके साथ साथ पार्ट टाइम ये प्लांट्स की भी स्टडी किया करते थे। चलिए आगे पता चलेगा कैसे इनके बारे में हमको आगे चीजें पता चलेंगी। देखिए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे कौन? थियोडर स्वान। इन्होंने क्या किया? डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स को क्या किया इन्होंने? डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स की इसका क्या किया इन्होंने? स्टडी किया। क्या किया इन्होंने? डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया। और जब इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया तब इन्होंने पाया कि जो सेल है वो एक बहुत ही पतली झिल्ली से, है ना, जो सेल है वो एक बहुत ही पतली झिल्ली से कवर्ड होती है। और उस कवर्ड झिल्ली को इन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या कहा? एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय, किसे? कवर्ड बाय थिन लेयर, जिसको इन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने ढूंढ कर निकाला? तो किन्होंने ढूंढ कर निकाला भैया? थियोडर स्वान ने। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पास क्या हुआ? जब इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स की स्टडी की तो स्टडी करने के बाद इन्होंने पाया कि जो एनिमल सेल है उसकी जो कवरिंग है वो एक थिन लेयर है, और उस थिन लेयर को इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, इन्होंने उसी दौरान मैंने बताया कि ये पार्ट टाइम प्लांट वगैरह को भी थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए स्टडी वगैरह करते थे, इनका भी इंटरेस्ट रहा होगा थोड़ा बहुत। देखिए, इन्होंने जब एक कैरेक्टर बताया प्लांट्स के बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल्स की ज्यादा स्टडी करते थे, इनको पता था कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्होंने जब प्लांट सेल को देखा तो उनके बाहर में इनको और एक कवरिंग दिखी जिसको इन्होंने कहा, क्या बोल दिए थे? सेल वॉल। और सेल वॉल को इन्होंने कहा कि प्लांट्स के अंदर ये एक यूनिक फीचर है जो एनिमल्स के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो यहां तक की बात आपको याद होनी चाहिए। स्पेशली ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी को ही हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। याद रखना, एज इट इज लाइन उठा के नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर जितने भी वर्ड लिखी हुई है इनमें से सेल थ्योरी में से अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए। मेन कॉन्सेप्ट जो सेल थ्योरी है उसका इतना ही सा है, और एनसीईआरटी की पूरी लाइंस यहां पास लिखी हुई है। यहां पास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। किसका? प्लांट्स का एक यूनिक फीचर है। अब देखिए, जब इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया, क्योंकि ये प्लांट सेल को भी थोड़ा बहुत स्टडी करते थे टाइम पास के लिए, हमने कहा जिस तरीके से, है ना, तो ये जब प्लांट सेल को स्टडी करते थे, एनिमल सेल को स्टडी करते थे, तो इन्होंने अपनी स्टडी से एक निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। जैसे मैथियस क्लाइडे ने निकाला कि सभी जो प्लांट सेल है, जो प्लांट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं जिनसे एक प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। तो ये क्या था? इनका कंक्लूजन था। किसका? मैथियस क्लाइडेन भैया का कंक्लूजन क्या था भाई? कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जिनसे मिलकर टिश्यू और टिश्यू से प्लांट्स बनती हैं। तो इनका हो गया ये कंक्लूजन। अब जो थियोडर स्वान भैया थे, इन्होंने भी एक कंक्लूजन दिया, और उस कंक्लूजन को आपको याद करना है, आपको याद होनी चाहिए। यही लाइन कई बार पूछी जा चुकी है। आपके पहले ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था तब,
और उससे पहले अलग अलग स्टेट के होते थे तब भी, और आपके नीट में भी पूछा जा चुका है। देखिए लास्ट है, इसके जो कंक्लूजन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल और प्लांट्स की बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी है वो, और जो एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है। इसलिए हमने पहले लेक्चर में कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए तो बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल। अभी इसको हम लोग समझेंगे यहां पास, देखिए यहां पास हम लोग समझेंगे जो सेल है, जो सेल है उससे ही क्या बना हुआ है? एनिमल और प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं, हर एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखिए यहां पास क्या हुआ कि जो बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो किससे बनी है? सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनी है। चलिए अब यहां पास हम लोग देखते हैं जो वायरस है, जो वायरस है वो सेल थ्योरी का क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। मतलब ये है कि जो वायरस है वो असेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये सेल भी नहीं है, ना तो यह सेल है ना ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर भी डू नॉट हैव सेल्युलर मशीनरी। इसके अंदर जो सेल्युलर मशीनरी है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये जो है क्या है? किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर ये ना ही तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ये फंक्शन करता है सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर पहुंचने के बाद। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब ये पहुंच जाता है तब वहां जाके ये उस सेल्स को वायरस से क्या कर देता है? इन्फेक्शन करता है और उसकी मशीनरी को ह्यूमन के अंदर जो है तो ह्यूमन के मशीनरी को अपने हाथ में ले लेगा और उसके अंदर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। वैसे ही कोरोना वायरस भी हमारे बॉडी में आके क्या करता था? मल्टीप्लाई होता था। तो वायरस की मशीनरी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, है ना, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चलिएगा इधर देखिए, तो ये सेल्युलर मशीनरी नहीं रखते, फिर भी इनको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। चलिए आइए अब देखिए जो सेल थ्योरी है मैथियस क्लाइडेन और किसने दिया? थियोडर श्वान ने दिया। अब लेकिन इन्होंने दो ही थ्योरी बताई कि भाई जो सेल्स हैं उनसे मिलकर प्लांट बना है, सेल से मिलकर प्लांट्स बने हैं, और इसने कहा कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी किससे बने हैं? सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाए कि जो नया ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है, जो नया ऑर्गेनिज्म है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। इस चीज को ये लोग समझा नहीं पाए थे। इसी को बोल रहे हैं यहां पास कि ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी क्या है? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लाइडेन एंड स्वान। नई सेल्स जो हैं, न्यू सेल्स कैसे बनती हैं, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इसको ये लोग समझा नहीं पाए थे। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पूछ सकता है, पूछा जा चुका है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब जो सेल थ्योरी है उसमें हमने देख लिया कि सेल से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। सेल वॉल जो है यूनिक फीचर है। यहां जूलॉजिस्ट, ये बॉटनिस्ट, हमने बोला कि सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? इन्होंने ये लोग बता नहीं पाए कि जो नई सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं। चलिए अब जो सेल थ्योरी है वो तो बता नहीं पाया कि जो नई सेल्स हैं या फिर नया ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है। उसी समय उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो
ये जब आए तो इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी के ऊपर इन्होंने भी स्टडी किया। सेल थ्योरी के ऊपर इन्होंने भी क्या किया, स्टडी किया। सेल्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। और जो थियोडर श्वान और मैथियस क्लाइडेन ने जो थ्योरी दी थी, जिसको हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, जब डीप में स्टडी किया तब इन्होंने उनकी जो सेल वाली थ्योरी है उसको क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई किया। क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने एक फाइनल शेप दिया, किसको, सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, बताइए। सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चो नाम है इनका, रुडोल्फ विर्चो नाम है। चलिए अब आगे, जो रुडोल्फ विर्चो भैया हैं, इन्होंने क्या किया, एक लैटिन वर्ड दिया। क्या दिया इन्होंने, एक लैटिन वर्ड दिया। इन्होंने क्या किया, एक लैटिन वर्ड बोला और उस वर्ड का मतलब था, देखिए इन्होंने क्या किया, ये जब आए फील्ड में, जब स्टडी करने आ गए, सेल के बारे में पढ़ने आ गए, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और लैटिन वर्ड में इन्होंने बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला इन्होंने, लैटिन वर्ड में कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला इन्होंने कहा। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला क्या होता है। हमको लैटिन भाषा तो नहीं आती सर, लेकिन इसका मतलब हमको एनसीईआरटी में भी दिया गया है एज इट इज। देखिए ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है कि जो नई सेल्स हैं, कौन है यहां पास, जो नई सेल्स हैं, नई जो सेल्स हैं वो कैसे बनती हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए इधर कैसे होगी, मैं समझा देता हूं आपको। यहां पास देखिएगा, यहां पास देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए कैसे होता है, ये देखिए हमारे पास कोई सेल है, ये है मान लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। और इस सेल में क्या होगा भाई, यहां पास अब डिवीजन होगा। क्या होगा जी, डिवीजन होगा। और जब इसमें डिवीजन होगा तो यहां पास दो सेल्स बन रही हैं स्पेशली, एक सेल यहां पास बन गया और एक सेल यहां पास बन गया। तो जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो सेल थ्योरी नहीं बता पाई थी कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, उस चीज को समझाया किसने, किसने समझाया, रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो सेल्स पहले से ही पाई जाती हैं, उन्हीं सेल्स में जब डिवीजन होता है, वो कोई भी डिवीजन हो, ठीक है, वो कोई भी डिवीजन हो, जब उनमें डिवीजन होता है तो न्यू सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं, यहां पास न्यू सेल्स का यहां पास फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी था उसको इन्होंने क्या कर दिया, सुलझा दिया, सुलझा दिया। चलिए देखिए अब इन्होंने बता दिया कि भैया जो नई सेल हैं वो कैसे बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। तो इन्होंने अब अपना दिमाग लगाया और इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी, अपन का जो स्टडी था, खुद की स्टडी और जो इन दोनों वैज्ञानिकों की स्टडी थी, इन दोनों वैज्ञानिकों की स्टडी को मिलाया और सेल थ्योरी को एक नया रूप दिया, एक नया रूप दिया, उसको मॉडिफाई करके फाइनल शेप दिया। क्या किया इन्होंने, फाइनल शेप दिया। और इन्होंने कहा दो स्टेटमेंट, इन्होंने कहा दो स्टेटमेंट। पहला क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल से ये लोग बने होते हैं या फिर ये सेल से बने होते हैं, पहला लाइन। दूसरा लाइन इन्होंने कहा, ये तो कौन बता दिया था भाई, ये लोग बता चुके थे, कौन लोग, थियोडर श्वान और मैथियस क्लाइडेन ने। लेकिन इन्होंने जो नया बताया उस बात को याद रखिए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल की उत्पत्ति होती है, नया सेल ही बनता है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों,
अब हमने जो सेल है, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर है, इस चैप्टर का जो मेन इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, जो मेन इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, वो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अपने पास ओवरव्यू ऑफ सेल है ना, सेल के बारे में ओवरव्यू आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेल कैसे होती हैं, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यूकैरियोटिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उनको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद के जो 2 लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो एक सेल के अंदर स्पेशली जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनेलिस को भी एक एक करके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके पूरे इत्मीनान से डिटेल में एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हुए, एनसीईआरटी को अच्छे से समझते हुए अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम लोग अब अलविदा करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।